Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today, this is the turn for the poem number 2, that is Night Mail. And this Night Mail is included in your first year course. And this is the book number 3, section 2. And this is the poem number 2. Let's have a reading of this Night Mail first. This is the night mail crossing the border, bringing the check and the postal order. Letters for the rich, letters for the poor. The shop at the corner, the girl next door. Pulling up B-talk, a steady climb. The gradients against her, but she is on time. Past cotton grass and moorland boulder, shoveling white steam over her shoulder. Snorting noisily she passes, silent miles of wind-bent grasses. Birds turn their heads as she approaches, stare from bushes at her blank-faced coaches. Sheepdogs cannot turn her course, they slumber on with paws across. In the farm she passes, no one wakes, but a jug in a bedroom gently shakes. And this beautiful poem is written by W.H. Auden. Let's start to explain this poem stanza by stanza. The first stanza is, this is the night mail crossing the border, bringing the check and the postal order. Students, this is the night mail. It means this is an introduction of this night mail. What is the night mail? Night mail is basically a train that bring letters and you can say luggage and other things for the people, but this train does not bring people or passengers from one place to another. So we can say this is a luggage train, or we can also say this is the goods train. But because this train travels at night, that's why this train is called the night mail. What is this? This is the night mail. This is the night mail crossing the border. Border is written in a capital letter, and this means that this train is passing from one place to another, from one city to another, from one border to another, bringing the check and the postal order. It means, what does it bring? It brings the check and the postal order. इट मीन्स ये यहाँ पे लोगों के लिए चेक लेके आती है. चेक जो है ज़ाहिर है इसके ऊपर अमाउंट लिखी हुई होती है, और ये एक जगह से दूसरी जगह पे जो लोग चेक्स भेजते हैं, नाइट मेल उनको लेकर आती है. पोस्टल ऑर्डर यानी जो डाक की तरफ से कोई लेटर वगैरह होता है, वो भी ये नाइट मेल लेकर आती है. इट मीन्स ये पहली दो लाइंस में नाइट मेल की जो लिमिट बताई गई है कि वो बॉर्डर क्रॉस करती है, यानी एक शहर से दूसरे शहर में आती जाती है, और फिर उसका काम बताया गया है कि वो क्या लेकर आती है. वो चेक और पोस्टल ऑर्डर वगैरह लेकर आती है. फिर यहाँ पर ही इसका काम ख़त्म नहीं हुआ. आगे वो लाइंस में बताते हैं, लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर. इट मीन्स कि यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है नाइट मेल के लिए कि आया उसने लेटर सिर्फ रिच के लिए लेके जानी है या पुअर के लिए लेके जाने. यानी ये जो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो दुनिया के अंदर सोसाइटी में मौजूद है बिटवीन रिच एंड द पुअर, वो डिस्क्रिमिनेशन, वो क्लासिफिकेशन, वो डिफरेंसेस नाइट मेल नहीं रखती. इसका मतलब है ये नाइट मेल सब के लिए है और एक ही जैसी है. इसमें चाहे लेटर्स अमीरों के लिए हो या गरीबों के लिए, वो सब के लिए एक ही तरह से लेकर आती जाती है. इट मीन्स ये लेटर्स लाती है, ये वाला जो हमारे पास नाइट में. इसमें लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर मीन्स कि वो जो लेटर्स आते हैं वो रिच एंड द पुअर अलाइक, एक ही जैसे लोगों के लिए, और वो लेकर के आती है उनके लिए, लेटर्स लेके आती है. द शॉप एट द कॉर्नर, द गर्ल नेक्स्ट डोर. इसका मतलब है कि ये जो लेटर्स हैं ये अमीर और गरीब दोनों के लिए, और साथ ही साथ जो सोसाइटी का हर तबका है, चाहे वो शॉप जो कि किसी गली के किनारे पे या सड़क के किनारे पे मौजूद है, उस शॉप की बात हो रही है, या द गर्ल नेक्स्ट डोर, या फिर अगले ही जो दरवाजे पे मौजूद लड़की है उसके लिए. इसका मतलब है एक तो ये क्लासिफिकेशन से फ्री है, दूसरा ये जेंडर से फ्री है कि सिर्फ मर्दों के लिए लाना है, औरतों के लिए नहीं, या ये सिर्फ दफ्तरी लोगों के लिए नहीं, शॉपकीपर्स के लिए नहीं, बल्कि हर एक बंदे के लिए, सोसाइटी के हर मेंबर के लिए ये एक ही तरह से काम करती है. तो इसका मतलब ये पता चला कि नाइट मेल जो है वो हर किस्म के लोगों के लिए, सोसाइटी के, वो हर किस्म की चीज़ें लेकर आती है, चाहे वो चेक्स हैं, पोस्टल ऑर्डर्स हैं, लेटर्स हैं, या कुछ भी जो कि शॉपकीपर के लिए भी हो सकता है या किसी लड़की के लिए भी हो सकते हैं. यानी इसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. ये पहला स्टेंजा है बेटा. इसमें नोटिस करिए कि इसकी हर दो लाइनें एक जैसी राइम से बनी हुई हैं. जैसे लाइन के आखिर में बॉर्डर ड जो एक साउंड हमें फील होती है, देयर इज़ द सेम साउंड ऑर्डर ड इन द सेकेंड लाइन. इट मीन्स दीज टू लाइन्स हैव द सेम राइम. तो इस किस्म के जो एक ही जैसे राइम के शेर होते हैं, जिनको हम ये कहते हैं कि ये असल में
ऐसे वर्सेस हैं जिनकी एक जैसी राइम होती है। जब एक ही जैसा राइम हो तो उसको हम कहते हैं हीरोइक कपलेट। देयर इज द सेम ट्रेडिशन इन द सेकंड वर्स, दैट इज लेटस फॉर द रिच, लेटस फॉर द पुअर, द शॉप एट द कॉर्नर, द गर्ल नेक्स्ट डोर। तो पुअर और डोर जो है वो एक ही जैसी राइम है, तो ये भी हीरोइक कपलेट है। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से इसके अंदर जो है वो बात की गई है। यानी जब हम बात करते हैं कि इसके अंदर उन्होंने बोल्डर्स की बात की है, उन्होंने बॉर्डर, ऑर्डर, पुअर एंड डोर की बात की है, तो ये हीरोइक कपलेट में लिखे गए दोनों शेर हैं। लेकिन चूंकि इन चारों लाइंस में एक ही बात को कैरी किया गया है, इसलिए हम इसको एक स्टेंजा कहेंगे। स्टेंजा क्या होता है? स्टेंजा असल में बेटे शायरी के अंदर ऐसा पार्ट होता है पोएम का कि जिसके अंदर एक ही बात की गई। स्टेंजा, लेट्स हैव अ लुक ऑन द सेकंड स्टेंजा। इसमें क्या कहता है राइटर या पोइट? इसमें कहता है कि पुलिंग अ बी टॉक अ स्टेडी क्लाइम, द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर बट शी इज ऑन टाइम। अब इसका मतलब क्या है कि वो पुटिंग अप का मतलब होता है बेटा टू असेंड, ऊपर चले जाना। पुलिंग अप यानी ऊपर चली जाती है। बी टॉक, बी टॉक जो है ये एक कह लें कि एक छोटा सा एरिया है जिसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उसको बी टॉक उन्होंने यहाँ पे बोला है। और ये जो है वो कहते हैं कि बी टॉक के ऊपर से गुजरती है स्टेडी क्लाइम। लेकिन क्या है कि इसकी क्लाइम, इसकी चढ़ाई बहुत स्टेडी यानी एक ही जैसी होती है। इट मीन्स कि जब ये बी टॉक के ऊपर से भी गुजरती है तो बिल्कुल उसकी क्लाइम में किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, यानी कि जब वो ऊपर चढ़ती है तो उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आती, उसके अंदर किसी किस्म का कोई हलचल या ऊंचा-नीचा फ़ील नहीं होता। द ग्रेडिएंट्स अगेंस्ट हर, ग्रेडिएंट, तो जितने भी स्लोप इसके सामने आते हैं बट शी इज़ ऑन टाइम, लेकिन वो हमेशा ऑन टाइम होती है। ऑन टाइम का मतलब होता है बेटे दैट द टाइम व्हिच इज़ फिक्स्ड फॉर द अराइवल ऑफ दिस ट्रेन। इट मीन्स दिस ट्रेन इज़ always very punctual as far as the time is concerned. This is the difference between on time and in time. The difference between on time and in time is, on time का मतलब होता है कि एन एग्जैक्ट टाइम में जिसमें कोई झोल ना हो। फॉर एग्जांपल अगर 5:30 पे इसने पहुंचना है तो ये 5:30 पर ही पहुंचेगी, ये 5:31 या 5:29 पे नहीं पहुंचती। जो इन टाइम होता है इसका मतलब ये होता है देयर इज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द टाइम। यू कैन से कि अगर 5:30 पे पहुंचना है तो 5:35, 5:40, 5:45 पे भी पहुंच सकती है, 5:15 पे भी पहुंच सकती है, तो ये इन टाइम होगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने इसके लिए जोर दिया है कि शी इज़ ऑन टाइम। इसका मतलब है कि जब भी कभी उसने आना होता है तो अपने फिक्स टाइम पर ही आती है। ये नाइट मेल की क्वालिटी उन्होंने डिस्कस की है कि जो ऊपर नीचे आती जाती है स्लोपी एरियाज़ में भी, लेकिन इसकी स्पीड में फ़र्क नहीं पड़ता, ये स्टेडी क्लाइंब के साथ ही आती जाती है। और ये कि ये बीटॉक ऊपर वाला एरिया हो चाहे वो, उसके ऊपर भी जो है वो असेंड करती हुई जाती है, और चाहे कोई स्लोपी एरिया हो उसके नीचे भी आ रही हो तब भी इसका टाइम फिक्स होता है। इट मीन्स उसकी रफ्तार और उसकी कारकर्दगी के बारे में यहाँ पे इन 2 लाइन्स में हमने पढ़ा। अब आगे भी बेटे वो क्या कहते हैं कि पास्ट कॉटन ग्रास एंड मूरलैंड बोल्डर शॉवलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर। अब पास्ट कॉटन ग्रास, पास्ट का मतलब ये गुजरती है, कॉटन ग्रास यानी ऐसे इलाके जहाँ पे जो है वो कपास की फसल है और साथ ये कि उसके इर्द गिर्द जो है वो घास का एरिया भी नजर आ रहा है। मूरलैंड बोल्डर, मूरलैंड का मतलब बेटे ऐसा एरिया होता है दैट इज अनकल्टिवेटेड एरिया, इट इज कॉल्ड, दिस इज अनकल्टिवेटेड एरिया। बोल्डर का मतलब यहाँ पे बेटा स्टोन आएगा। ये जो बोल्डर का लफ्ज़ है ये ह्यूज बोल्डर्स यानी बड़े बड़े स्टोन या स्मॉल हिल को भी हम बोल्डर कहते हैं। पास्ट कॉटन ग्रास एंड मूरलैंड बोल्डर यानी कि वो फसलों के अंदर से भी गुजरती है, और बेआबान बहुत ही ज़्यादा ऐसे इलाके जिसमें बड़े बड़े पत्थर होते हैं, पहाड़ियाँ छोटी छोटी होती हैं, वहाँ से ये गुजरती है। शॉवलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर, शॉवलिंग का मतलब होता है टू इमिट यानी अपने अंदर से निकालना, ये एमिटिंग करते हुए जाती है, टू एमिट। ऐसे इलाके जहाँ पे ज़्यादा आबादी नहीं है, जहाँ पे लोग नहीं है, जहाँ पे शोर नहीं है, ये वहाँ से भी गुजरती है। और वहाँ से जब गुजरती है तो अपने गुजरने से जो हवा का एक प्रेशर पैदा होता है, उस प्रेशर से जो घास है वो उसके साइड पे वो झुक जाती है। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत अंदाज में यहाँ पे ऊपर उन्होंने ऑडिटरी इमेजरी और नीचे उन्होंने विंड एंड ग्रासेस से उन्होंने विजुअल इमेजरी का इजहार किया है। ठीक है, यहाँ पे जो WH ओडन है वो साथ ही ऑडिटरी और विजुअल इमेजरी का इजहार करते हैं। नेक्स्ट बेटे कहते हैं बर्ड्स टर्न देयर हेड्स एज शी अप्रोचेस। अब जो बर्ड्स हैं वो अपने सर जो हैं वो टर्न करते हैं, यानी अपने जो है जब ये पहुंचती है नाइट मेल तो बर्ड्स थोड़े कॉन्शियस होते हैं, और जब वो कॉन्शियस होते हैं दे टर्न देयर हेड एज शी अप्रोचेस, जैसे ही वो पहुंचती है। स्टेयर फ्रॉम बुशेस एट हर ब्लैंक फेस्ड कॉचेस। अब वो क्या करते हैं, वो क्या इस
को देखते हैं इसके बुशेस के अंदर से इसको ब्लैंक फेस्ड काउचेस, मतलब कि ऐसे जिनके अंदर से किसी किस्म की कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, वो ब्लैंक है। फेस का मतलब इसके सामने का हिस्सा, काउचेस का मतलब बेटे उसकी बगीज़ हैं, यानी जो उसके अंदर ट्रेन के अंदर जो बगीज़ हैं उनके अंदर कुछ दिखाई नहीं देता, उनके जो सामने वाले हिस्से हैं वो खाली-खाली दिखाई देते हैं। तो जो बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, वो उनको स्टेयर करते हैं, यानी उनको गौर से देखते हैं। कहाँ से? बुशेज़ में से। इसका मतलब है कि वो परिंदे जो बुशेस के अंदर बैठे हैं, वो उसके आने पर अपने सर को जो है वो टर्न करते हैं और साथ ही फिर वो उसकी जो बगीज़ हैं, खाली-खाली बगीज़ उनकी तरफ गौर से देखते हैं। तो बर्ड्स को यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये नेचुरल इमेजरी का इस्तेमाल है, इसको हम एनिमल इमेजरी भी कह सकते हैं। एक तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको नेचुरल इमेजरी, ठीक है? और दूसरा इसको एनिमल इमेजरी भी कह सकते हैं, क्योंकि बर्ड्स जो हैं वो एनिमल किंगडम से इनका ताल्लुक है, तो हम इसको कहते हैं इसके अंदर एनिमल इमेजरी का भी इज़हार किया गया है, ठीक है? और फिर ये साथ इनका बताया कि वो स्टेयर करते हैं फ्रॉम बुशेस एट अ ब्लैंक फेस्ड काउचेस। तो यहाँ पे बर्ड्स की जो स्टेयरिंग है या बर्ड्स का जो देखना है, उसको भी इन्होंने क्या किया, विजुअल इमेजरी में ले आए, ठीक है? इसको भी हम क्या कहेंगे, ये एक विजुअल इमेजरी है। मैं इसको ज़रा दोबारा से क्लियर करके लिखती हूँ आपके लिए कि ये सारी लाइन जो है ये भी असल में विजुअल इमेजरी है, ठीक है? अब देखिए कि सेकंड लाइन्स जो कि सेकंड 2 लाइन्स हैं, इनमें भी हम देखते हैं कि नेचुरल इमेजरी के साथ उन्होंने जो है विजुअल इमेजरी का इज़हार डब्ल्यू.एच. ओडन ने किया है। और चूँकि हमने डब्ल्यू.एच. ओडन की जो क्वालिटीज़ पढ़ी, हमने ये देखा कि ये मेटाफोरिकल लैंग्वेज यूज़ करता है। ये ज़्यादातर ऐसे यानी सीन्स को क्रिएट करता है जो किसी को कुछ सोचने पे प्रोवोक करते हैं, मजबूर करते हैं। तो ये अपनी असल में इमेजिनेशन के थ्रू हमारे लिए वो सीन क्रिएट करता है, जिससे हमें ऐसे लगता है जैसे हम वो सीन अपनी आँखों से देख रहे हैं। तो यहाँ पे वो नाइट मेल की और क्वालिटीज़ को डिस्कस करता है कि वो बहुत ही फर्राटे भरती हुई गुज़रती है, ऐसी जगहों से भी जहाँ पे कोई नहीं रहते, लेकिन वहाँ पे घास जो है वो इसकी हवा के प्रेशर से झुक जाती है। फिर यहाँ के वो ऐसी जगहों से गुज़रती जहाँ पे परिंदे बुशेज़ के अंदर बैठे होते हैं और अपना इसके आने पर सर जो है वो टर्न करते हैं और फिर ये इसके ब्लैंक फेस्ड काउचेस को देखते हैं। तो ये इस तरह से बेटा हमारे पास ये जो है वो थर्ड स्टैंज़ा भी कंप्लीट होता है कि किस तरह से नाइट मेल जो है वो आगे बढ़ती है और कैसे-कैसे रिएक्शंस उसको मिलते हैं, इवन जानवरों से भी, परिंदों से भी। तो आगे देखते हैं कि अगला स्टैंज़ा जो है इसके अंदर कुछ जानवरों का भी ज़िक्र है, उसमें और क्या रिएक्शंस हमें इसके आने पे महसूस होते हैं। वो कहते हैं कि शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोर्स, दे स्लंबर ऑन विद पॉज़ अक्रॉस इन द फॉर्म शी पासेस नो वन वेक्स बट अ जग इन द बेडरूम जेंटली शेक्स। अब यहाँ पे अगेन बेटा ये हीरोइक कपलेट का ही स्टैंज़ा है। इसके अंदर भी वो किस तरह से बताते हैं कि शीप डॉग्स, ये जानवर का नाम है कि किस तरह से शीप डॉग्स जो हैं कैन नॉट टर्न हर कोर्स, यानी कि वो अपना कोर्स का मतलब होता है रास्ता। इट मीन्स जिस रास्ते से, जिस वे से वो जा रही हैं, वो इसके आने पर अपना वे, अपना रास्ता चेंज नहीं करती। इट मीन्स शीप डॉग्स आर हैबिचुअल फॉर इट्स अराइवल, यानी कि जो नाइट मेल आती जाती है, शीप डॉग्स को बहुत अच्छी तरह पता है और जब वो आती है तो इनको शीप डॉग्स की रूटीन में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं लाती। जिस तरह से वो अपने रास्ते पे जा रहे हैं जानवर, वो वैसे ही जाते जा रहे हैं। दे स्लम्बर ऑन विद पॉज़ अक्रॉस, यानी वो जो शीप डॉग्स हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने स्लंबर यानी अपने नींद में ही रहते हैं, ऑन विद पॉज़ अक्रॉस, अपने जो है वो पॉज़ को, अपने पंजों को जो अक्रॉस करके या उनको जो है वो जिसे कहते हैं आलती-पालती मार के जो बैठे हुए होते हैं, वो उनको उनके ऊपर भी कोई असर नहीं डालती। स्लंबर का मतलब होता है नींद। अब यानी इसका मतलब है हमने यहाँ पे जो स्लंबर पढ़ा इसको हम कह सकते हैं दिस इज़ अ स्लीप। इसमें असल में वो बताते क्या हैं कि जो शीप डॉग्स होते हैं ये अनमाइंडफुल ऑफ द नॉइज़ ऑफ द मेल कोच होती है और उसके बाद दे कंटिन्यू टू स्लीप, यानी कि वो उसका कोई जो उसका कोर्स है, यानी अपने इंजन से ये सफ़ेद स्ट्रीम को निकालती हुई जो है वो जा रही होती है, ठीक है? सफ़ेद स्ट्रीम से मुराद ये स्टीम यानी ये जो है रेलवे या ये जो ट्रेन जो है ये स्टीम इंजन से चलती है, जिसकी वज़ह से यहाँ पे वो क्या कहते हैं, शॉवलिंग व्हाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर, कि अपने इंजन से सफ़ेद वो जो है धुआँदार जो स्टीम या ये कह लें अ, भाप निकालती हुई जा रही है। तो यहाँ पे इन चारों बेटे लाइन्स में हमने देखा कि वो उसके रास्ते की बात कर रहे हैं कि किस किस्म के रास्तों से वो होकर गुज़रती है। दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज़ वन स्टैंज़ा अगेन। अब इसमें भी बेटे नोटिस करें कि इसमें भी जो लाइन्स की आखिर हैं, वो क्या हैं? वो उन्होंने हमें जैसे क्लाइम है, टाइम है, बोल्डर है, शोल्डर्स हैं। ये देखिए कि ये इसमें क्लाइम और टाइम एक जैसी आवाज़ है, क्योंकि इसमें बी जो है वो साइलेंट है और क्लाइम इसको बोलेंगे और साथ टाइम ये भी हीरोइक कपलेट है। इसी तरह से बोल्डर एंड शोल्डर ये भी
हीरोइक कपलेट है। तो ये स्टेंजा जो कि 4 लाइन्स का है, इसमें भी 2 हीरोइक कपलेट मौजूद हैं और इसमें चूँकि इनके जो रास्तों का ज़िक्र किया गया है और इन रास्तों में हमें हर चीज़ देखने से पता चल रही है, जैसे कॉटन ग्रास है, मूल एंड बोल्डर है, जैसे व्हाइट स्टीम है, ये सब जो चीज़ें हैं, ये हमें किस चीज़ का इशारा देती हैं कि जैसे हमने विजुअल इमेजरी का ली, यानी ये हमें विजुअल इमेजरी दे रही हैं। क्या है ये विजुअल इमेजरी है। इसमें हमें फ़ील हो रहा है कि हम जैसे कोई चीज़ को देख रहे हैं। सो दिस इज़ द विजुअल इमेजरी। तो इस स्टैंज़ा में हमें क्या पता चला कि वो किस तरह से किन-किन रास्तों से होकर गुज़रती है, लेकिन फिर भी वो अपने टाइम पर पहुँचती है, दैट इज़ ऑन टाइम। ये उसकी पंक्चुअलिटी का इसके अंदर ज़िक्र है। अब नेक्स्ट स्टैंज़ा की तरफ हम चलते हैं, जिसमें वो कहते हैं स्नॉटिंग नॉइज़ली एज़ शी पासेस, साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रासेस, birds turn their heads as she approaches, stare from bushes at her blank-faced couches. अब यहाँ पे बेटे जिस तरह से वो चल रही है, तो उसके अब चलने के अंदाज़ को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। पहले उसके रास्तों को बताया, अब उसके चलने के स्टाइल को बताया जा रहा है। स्नॉटिंग नॉइज़िली, इट मीन्स व्हाट इज़ शी डूइंग? स्नॉटिंग नॉइज़िली। अब वो यहाँ पे क्या कर रही है? वो स्नॉट कर रही है नॉइज़िली। ये देखिए यहाँ पे यानी कॉन्टिन्यूटी का असर हमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से वो नॉइज़ करते हुए जाती है। एज़ शी पासेस, जब वो गुज़रती है, तो यहाँ नॉइज़िली जो है ये यहाँ पे बेटे एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और ये बता रहा है कि कैसे स्नॉट करती है। तो जो स्नॉटिंग नॉइज़िली, अगेन बेटे यहाँ पे इमेजरी का इस्तेमाल है और इस इमेजरी को हम क्या कहते हैं? ऑडिटरी इमेजरी। ठीक है? इसको हम क्या बोलेंगे? ऑडिटरी इमेजरी। अब उसके बाद फिर साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रासेस, और फिर वो खामोशी के साथ ऐसे यानी जगहों से वो गुजरती है। साइलेंट माइल्स यानी ऐसी जगह जो कई मीलों तक खामोश होती हैं। विंड बेंट ग्रासेस, लेकिन उसके चलने से जो ग्रास है वो विंड बेंट हो जाती है, यानी जब ये तेज़ी से गुजरती है तो वहाँ से घास जो है हवा के ज़ोर से बेंड हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एडजेक्टिव का इस्तेमाल है और इसको हम ये कहते हैं कि यहाँ पे ग्रास के साथ इसका एडजेक्टिव इस्तेमाल किया है, विंड बेंट और आगे ग्रासेस। अब ये माइल्स के साथ डॉग्स एनिमल हैं, ये दे आर द हैबिचुअल फॉर इट्स अराइवल, कि वो आती है और उन्हें पता है कि वो उसके आने जाने में इसके रास्ते का कोई चेंज नहीं कर सकते सिलसिला, तो इसलिए वो अपनी स्लम्बर को यानी अपनी स्लीप को जो है वो बरकरार रखे हुए होते हैं ऑन विद पॉज अक्रॉस, अपने पंजों को आलती पालती मार के, यानी जैसे हम ये कहते हैं कि लेग क्रॉस करके वो जैसे बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, वो उसी अंदाज में सोए रहते हैं। इसका मतलब है कि नाइट मेल जो स्नॉटिंग नॉइजली करते हुए आ रही है वो इन शीप डॉग्स का कुछ नहीं बिगाड़ रही, बिकॉज दे आर हैबिचुअल फॉर इट्स अराइवल, फॉर इट्स नॉइज, और वो आती है और आके अपने रास्ते से चली जाती है और वो शीप डॉग्स ऐसे ही सोए रहते हैं। इन द फॉर्म शी पासेस नो वन वेक्स बट अ जग इन बेडरूम जेंटली शेक्स। अब वो ये कहते हैं कि इन द फॉर्म शी पासेस, और फिर फॉर्म में, दिस इज अनदर रूट इन द फॉर्म, वो फॉर्म के अंदर से भी पास करती है, गुजर जाती है। नो वन वेक, कोई भी बंदा नहीं उठता, यानी ये फॉर्म से मुराद यहाँ पे बेटे एनिमल फॉर्म भी आ सकता है, इंसान भी आ सकते हैं कि जो फॉर्म में अपने खेतों में सो रहे होते हैं, वो वहाँ से जब गुजरती है तो कोई बंदा, कोई जानवर नहीं उठता। इट मीन्स ऑल आर सो मच हैबिचुअल फॉर इट्स अराइवल एंड इट्स डिपार्चर, बट अ जग इन अ बेडरूम जेंटली शेक्स। यहाँ पे फिर वो क्या बताते हैं कि जो एक बेडरूम के अंदर जग पड़ा होता है, सिर्फ उसकी अराइवल से वो जेंटली शेक होता है। इट मीन्स कि उसकी जाने आने से जो ज़मीन में वाइब्रेशन पैदा होती है, उस वाइब्रेशन से जो जग पड़ा होता है वो हल्का-सा शेक करता है। यानी कि वो भी गिरता नहीं, उससे भी किसी किस्म की कोई यानी नुकसान नहीं होता या किसी किस्म का कोई परेशानी का बाइस नहीं बनता, वो भी हल्का-सा बस हिलता है। इट मीन्स कि नाइट मेल बहुत पुरसुकून तरीके से आती जाती है, ज़िंदगी के मामूलात में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं लेकर आती। ये अपना काम बहुत ही ईज़िली और बहुत ही पंक्चुअलिटी के साथ करती है। दुनिया जहान की हर चीज़, चाहे वो ऊँची-नीची जैसे भी रास्ते वाली है, वो उसको क्रॉस करते हुए जाती है और बाकी तमाम जानवर, इंसान, परिंदे जो भी कोई है, वो उनको उनके कामों में डिस्टर्ब नहीं करती, बल्कि सब अपने-अपने काम को वैसे एन्जॉय करते हैं और ये अपना काम करती हुई आगे जाती रहती है। So this is the end of the night mail. Hope you have understood this poem very much. Allah Hafiz.